दोस्तों, सर्दियों का मौसम अपने शबाब पर है। बहुत सारे शहरों में सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। जयपुर में कल 6 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया और तकरीबन हर वो जगह जहाँ पे सर्दियों का बहुत ज़्यादा ही असर हो रहा है, लोग अपने ब्लैंकेट और रज़ाई से निकलने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में इस सर्दी में निकली हुई ये भीनी भीनी सी धूप बहुत लुत्फ़ देती है। तो फिर मैं आपके लिए आपके सामने आ गया हूँ अपने टेरेस पर इस भीनी भीनी सी खूबसूरत सी धूप का लुत्फ़ लेने के लिए और साथ ही साथ आप लोगों से दो चार बातें करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसी तरह से अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को। और मैं इसी तरह से छोटी छोटी बातें लेकर, छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर आपके सामने आता रहूँगा और आपकी मोहब्बतों से सरशार होता रहूँगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आजकल ज़माने का एक अजीब सा चलन हो गया है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की कामयाबी से जलना, एक दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाना, ये जैसे हर जगह पे हम नज़रों से देखते रहते हैं। और इस चीज़ से हमारे जो फ़नकार हजरात हैं वो भी मुबर्रा नहीं हैं। ऐसे में मुझे एक बात याद आ जाती है कि वो कैसे लोग हुआ करते थे, वो कैसे फ़नकार हुआ करते थे कि जब दूसरों को प्रोत्साहित करते थे, दूसरों को पसंद करते थे, दूसरों की पज़िराई करते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे। उषा तिमोथी जी ने एक वाक़या बताया कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं शोज़ में साहब के साथ यानी कि रफ़ी साहब के साथ होती थी और रफ़ी साहब जब कार पे होते थे तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता था कि वो गाने सुनते थे और उनमें ज़्यादातर वो मेहदी हसन साहब के गाने सुनते थे। अक्सर रात के 10 बजे वो मुझे फ़ोन करते थे और कहते थे कि उषा, जल्दी से रेडियो खोलो, देखो रेडियो पाकिस्तान पे मेहदी हसन साहब की गज़ल आ रही है। कितनी खूबसूरत गायकी है, कितना अच्छा गाते हैं। और फिर उषा जी रेडियो खोलकर मेहदी हसन साहब की उस गज़ल को सुनना शुरू कर देती। एक दफ़ा उषा जी ने उनसे पूछ लिया कि आप साहब इतने बड़े गायक हैं, सारी दुनिया आपको पसंद करती है और ऐसे में आप हैं कि मेहदी हसन खान साहब और ग़ुलाम अली खान साहब की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि वो लोग कितने आला दर्जे के फ़नकार हैं और इन लोगों ने तो गज़ल को एक नया आयाम दिया है। मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। अब देखिए कि ये रफ़ी साहब थे कि रफ़ी साहब ने कितनी खंदा-पेशानी के साथ न सिर्फ ये कि मेहदी हसन साहब बल्कि ग़ुलाम अली साहब का ज़िक्र किया। ग़ुलाम अली साहब ने अपने एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि मैं जब इंडिया आया था तो एक दिन सुबह 7 बजे, मैं रात में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे पार्टी से आया था और सुबह के 7 बजे फ़ोन की घंटी बजी। तो मैं बिल्कुल गहरी नींद में था। मैंने घंटी सुनते ही फ़ोन उठाया और नींद में ही पूछा कि भाई कौन बोल रहे हैं। तो उधर से एक आवाज़ आई कि मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। तो मैं तो नींद के खुमार में था। मैंने कहा कौन मोहम्मद रफ़ी? तो उन्होंने कहा कि मैं गुलकार मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। ये सुनते ही ग़ुलाम अली साहब ने कहा कि मेरी तो आंखों की नींद हवा हो गई। मैंने फ़ौरन कहा कि भाईजान माफ़ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं सका, असल में मैं नींद के खुमार में था, तो बताइए क्या हुक्म है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि भाई, पंजाबी में उनकी बात हो रही थी क्योंकि दोनों ही पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम 9 बजे मेरे घर पे आ जाओ, हम दोनों नाश्ता साथ में करेंगे, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो ग़ुलाम अली साहब ने कहा कि भाईजान गाड़ी तो है मेरे पास, आप एक काम कीजिए, आप एक ड्राइवर भिजवा दीजिए, मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। और जब मैं उनके घर पे पहुँचा तो रफ़ी साहब जिस गर्मजोशी के साथ मुझे वो रिसीव करने के लिए आगे बढ़े, मैं वो बता नहीं सकता। वो मंज़र मेरी आंखों में जैसे पेवस्त होकर रह गया है कि रफ़ी साहब बड़ी तेज़ी में आगे बढ़े मुझसे गले मिलने के लिए और ऐसे में उनके पाँव का एक स्लीपर उनके पैरों से निकल गया। बजाय इसके कि वो स्लीपर को पहनते, उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और एक पाँव नंगे और एक पाँव में स्लीपर वो लपकते हुए मेरे पास आए। उन्होंने आके मुझे समेट लिया, गले से लगा लिया। मैं रफ़ी साहब की इस मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता। बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान मैंने कहा कि भाईजान बहुत अच्छा गाते हैं आप, सारा ज़माना आपको सुनता है। तो उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुझे तो सारा ज़माना सुनता है, लेकिन मैं तो आपको सुनता हूँ। आपने गज़ल में बहुत कुछ काम किया है। तो ये थी एक फ़नकार, एक बहुत बड़े फ़नकार की एक और बड़े फ़नकार से मुलाकात। और देखिए कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो जज्बा था, जो इज़्ज़त थी, जो कदर था,
وہ اس کی مثال آج کے دور میں تو نہیں ملتی. یہ تو تھی بات غلام علی صاحب کی. اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں مہدی حسن خان صاحب کی طرف. کہتے ہیں کہ شہنشاہ غزل کی اگر بات آتی ہے تو مہدی حسن خان صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ غزلوں کے شہنشاہ مہدی حسن صاحب. اور یہ صحیح ہے کہ اگرچہ وہ پہلے پلے بیک سنگر تھے, فلموں میں اپنی آواز دیا کرتے تھے, اور ایسے سینکڑوں گانے ہیں جو انہوں نے فلموں کے لیے گائے, لیکن جب انہوں نے غزل گائکی کا رخ کیا تو انہوں نے غزل گائکی کے سٹرکچر کو ہی بدل دیا. ایک ایسی آواز سامنے آئی, ایک ایسا انداز سامنے آیا کہ جس کی مثال مشکل ہے. ایسے میں ایک بار ان کے انٹرویو میں ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ آپ تو اتنے بڑے گائک ہیں اور اتنا ریاض کرتے ہیں آپ, اور اتنی ساری بہترین چیزیں آپ نے غزلوں کو دی ہیں, تو آپ کی نظر میں آپ کہاں تک پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, یہ دنیا جو ہے موسیقی کی, یہ بہت بڑی دنیا ہے, بہت گہری دنیا ہے, اور پہلے جو میں گاتا تھا اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ میری گائکی میں کافی فرق آیا. پہلے میں کھڑے سر نہیں لگا پاتا تھا, لیکن اب میں اوپر والی کی فضل سے کھڑے سر لگا پاتا ہوں. اگر یہ آج سے 55-56 کی بات ہوتی تو شاید میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو انٹرویو والے نے پوچھا کہ تو پھر آپ خود کو کہاں پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 16 آنا تو میں خود کو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں نے تقریباً 14 آنے تک حاصل کر لیا ہے. تو پھر آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا سنگر ہے کہ جس نے وہ پورے کا پورا سفر طے کیا ہے اور اپنی منزل کو پا لیا ہے, یا کوئی ایسا سر جسے لگانے میں آپ کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے؟ تو مہدی حسن خان صاحب نے کہا کہ اٹنگ سر. اٹنگ سر ایک ایسا سر ہے کہ جسے لگانے میں مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا فنکار ہے جو اس اٹنگ سر کو پورے کا پورا لگا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, محمد رفیع. محمد رفیع صاحب ایک ایسے فنکار ہیں کہ جو اٹنگ سر کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ لگا لیتے ہیں. اب آج کل ایک اور بھی چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں اپنی کسی بات کو پیش کرتا ہوں, حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری جو باتیں ہوتی ہیں بہت ہی آتھینٹک ہوتی ہیں, پھر بھی ہمارے کچھ ویورز, ہمارے کچھ دوست نہ جانے کیا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں, آپ کی یہ بات صحیح ہے, ثبوت پیش کیجئے. ایسے لوگوں کے لیے میں کیا جواب دوں؟ اس کے لیے جو ذرائع میرے ہیں, جن طریقوں سے, جن ذریعوں سے مجھے پتہ چلتا ہے, وہی ذریعے آپ کے پاس بھی ہیں. تھوڑا سا تلاش کیجئے, تھوڑی سی کھوج کیجئے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کی صداقت ہے اس میں یا نہیں ہے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے مہدی حسن خان صاحب کی اس انٹرویو کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں جہاں پہ رفیع صاحب کی وہ تعریف کر رہے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا کنٹرول ہونا ضروری ہے سنگر کے لیے کہ جہاں چاہے وائبریشن دے, جہاں چاہے نہ دے, کھڑا نوٹ لگا کے گا جائے, وہ مشکل پڑتا ہے. آپ کے خیال میں اور آپ کے دوسرے جو اس زمانے میں گانے والے ہیں جی, ان میں یہ صفت کہاں تک ہے؟ ان میں کسی حد تک اگر کوئی دو چاہے ایک دو نوٹ کھڑے کہلوائے جائیں تو کہہ جائیں گے, لیکن پورا تھرو آؤٹ گانا نہیں گا سکتے. اچھا, ہاں, تو میں اب اس سلسلے میں ویسے محمد رفیع صاحب کی بھی تعریف کروں گا کہ وہ بعض نوٹوں کو اٹنگ سر جب لگاتے ہیں, لگانا پڑتا ہے ان کو ایکسپریشن کے لحاظ سے, بہت بہت اچھا لگاتے ہیں, صحیح لگاتے ہیں. وہ فلمی گانے کی حد کی بتا رہا ہوں کہ اٹل سر کا لگانا کتنی اونچی بات ہے. حالانکہ ہماری انڈسٹری میں ایسے بھی کچھ کلاکار گزرے ہیں کہ جنہیں دوسروں کی کامیابی پسند نہیں تھی. ایسے بھی کچھ کلاکار گزرے ہیں کہ جنہیں اپنی کامیابی کے سامنے خود اپنی بہن کی کامیابی پسند نہیں تھی. ایسے بھی کلاکار گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے, جن کی سوچ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے ابھرتے ہوئے کلاکار تھے, فنکار تھے جن کا کیریئر خطرے میں پڑ گیا. لیکن ان تمام بھیڑ میں, ان تمام باتوں کے درمیان کہیں نہ کہیں ایک پول سٹار نظر آتا ہے, ایک قطب تارہ نظر آتا ہے جو لوگوں کو راہ دکھاتا ہے, جو یہ بتاتا ہے جینا اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے, اور انسان وہی ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص کو اپنی طاقت پہ یا اپنی فن پہ مکمل اعتماد ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی اس بارے میں نہیں سوچتے, بلکہ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کو آگے بڑھانے کی سوچتے ہیں.
रफ़ी साहब भी हमारे ऐसे ही थे। आपने देखा कि रफ़ी साहब ने हमेशा नए संगीतकारों को आगे बढ़ाया, नए गुलकारों को आगे बढ़ाया, उन्हें बहुत प्रोत्साहित करते थे, अरे भाई सामने आइए, काम कीजिए। और ऐसे दर्जनों संगीतकार हैं और दर्जनों गायक हैं जिन्हें रफ़ी साहब ने वो सपोर्ट दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट कि जिस बात को लेकर ख़ुद उनके जो कंटेम्पोरेरीज थे उन लोगों को थोड़ी शिकायत हो जाती थी कि रफ़ी साहब इस तरह से प्रमोट करते हैं, इससे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। लेकिन रफ़ी साहब ने इस बात की कभी परवाह नहीं की। रफ़ी साहब का ये मानना था कि जो हकदार है उसे उसका हक मिलना चाहिए, जो उस लायक है उसे उस मकाम तक पहुंचना चाहिए। क्या हुआ अगर मैंने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया और मेरे थोड़े से सपोर्ट से अगर किसी का कैरियर बन जाता है, तो ये तो खुशी की बात है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, मतलब यूँ कह लीजिए कि गुलकारी की जो एक आला दर्जे की क्वालिटी थी, सिर्फ वही नहीं बल्कि एक इंसान के होने की जो एक आला दर्जे की जो सफ़ात होती है, वो तमाम की तमाम रफ़ी साहब में मौजूद थी। आज ज़िक्र निकला तो मैंने आपके सामने महज ये बताने की कोशिश किया कि इंसान सिर्फ अपनी आवाज़ से बड़ा नहीं होता, अपनी सोच से बड़ा होता है, अपने किरदार से बड़ा होता है, लोगों के काम आने से बड़ा होता है। हम बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हर दिल में आपका घर हो, वो घर जैसा रफ़ी साहब ने बनाया। आज रफ़ी साहब के अगले साल हम लोग उनकी 100वीं सालगिरह मनाएंगे। बहुत ही खुशी का साल है, बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा, और आप जिस तरफ नज़र उठाकर देखिए आपको रफ़ी साहब के चाहने वाले नज़र आएंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दिल में रफ़ी साहब का कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्यार का मंदिर बना रखा है। अगर आप ग़ुलाम अली साहब की पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे मौजूद है, उसे भी देख सकते हैं, जिसमें ग़ुलाम अली साहब ने यह भी बताया कि जब मैं उनके घर पे गया तो फिर उन्होंने मुझे एक सोने की अंगूठी प्रेजेंट किया, काफ़ी बड़ी सी एक काले पत्थर की एक सोने की अंगूठी उन्होंने प्रेजेंट किया, और एक बहुत ही खूबसूरत ज़रीदार शॉल पेश किया। ये दोनों चीज़ें आज भी उनके पास बहुत ही हिफाजत के साथ है। वो कहते हैं कि चाहे मुझ पे जितना भी बुरा वक्त आ जाए, मैं इन दो चीज़ों को कभी भी ख़ुद से जुदा नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसे शख्स ने मुझे दिया है, ये एक ऐसे शख्स का तोहफ़ा है कि जिसके बारे में अल्फाज में बयान किया ही नहीं जा सकता। ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ी, और ये हैं वो बड़े कलाकार कि जो जानते हैं, समझते हैं कि अपने से बड़े या अपने के बराबर के फ़नकारों को किस तरह से इज़्ज़त दी जाती है। तो बस नमस्कार।